जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं अपना ईबीई के अंदर में, विच इज इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी रिवाइज करते हैं। अपने मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है इनिशिएटिव्स हम कह सकते हैं, उनके बारे में हम लोग रिवाइज करते हैं। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहता है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जिनके ऊपर में ऑलमोस्ट सवाल पूछे ही जाते हैं। पहले आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके ऊपर में क्वेश्चन रहता ही रहता है एक में एक। और दूसरा होता है आपका 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के अंदर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है जिनके बारे में घुमा फिरा के कई बार पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, ये कुछ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। इसके बारे में भी हम लोग एक फटाफट रिव्यू ले लेते हैं। आइए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले आपसे कहा गया कि हमारे प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड, एग्रीकल्चर एंड अलाइड भी इसको कहते हैं सेक्टर, या प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। इसकी क्या पोजीशन है, तो तीनों ही सेक्टर्स की पोजीशन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। आज भी हमारे यहाँ पे 50% लोग किसमें एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर के अंदर में। तो 50% पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के अंदर में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका मतलब 50% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 20% है, 22% है। समझ रहे हो? तो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू एग्रीकल्चर भी आता है इसमें, फॉरेस्ट्री भी आता है और फिशिंग भी आता है। यानी एग्रीकल्चर में ये तीनों चीजें मेजरली आती हैं। आती और भी चीजें हैं, माइनिंग वगैरह भी इसमें आ जाता है, लेकिन ये तीन चीजें मेजरली आती हैं। साल 2019-20 में जो ग्रॉस वैल्यू था वो था 4.4 लाख करोड़, और इंडिया का फूड और ग्रोसरी मार्केट वर्ल्ड के अंदर में 6th लार्जेस्ट माना जाता है। क्या मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए खास करके? एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इन सब का एक ओवरव्यू आपको दे दिया गया है। आप इसको एक बार पढ़ लेना जरूर से। ठीक है, हम लोगों के अभी फिलहाल इसको रीड करने का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसको पढ़ के ऐसा अभी तुरंत कोई फायदा नहीं होना है। ठीक है, ये सारे थोड़े फिर भी पुराने प्लान्स, लेकिन इन सब के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बताया गया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम एक सबसे बड़ा प्रोग्राम था, जो कि कौन से साल में लॉन्च किया गया था बताओ? 2014 में। इसके अंदर में क्या किया जाता था, एफडीआई लिमिट को रेज किया जाता था। ठीक है, एफडीआई लिमिट बढ़ाया जाता था ताकि ज्यादा एफडीआई आए। इसमें ये सारे के सारे प्रोग्राम्स थे। अगेन इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और इंडिया की जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका होता है? टर्शियरी सेक्टर का। इंडिया इज रैंक्ड एज द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कमर्शियल services, and India is currently the second largest in the telecommunication market, and it has the second highest number of internet users right after China. ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कमर्शियल सर्विस। कमर्शियल सर्विसेज समझे, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज, बेसिकली अकाउंटिंग सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, आपकी बीपीओ सर्विसेज, इन सब सर्विसेज का 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। आइए हम लोग सीधे 5 ईयर प्लान्स पे। इस चैप्टर में ना हम आपको केवल और केवल जल्द से जल्द वो सारे जो अपने इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम फटाफट आपको रिकैप करेंगे। हम आपको दो टॉपिक्स को मेनली पढ़ाएंगे, एक है आपका 5 ईयर प्लान्स वाला और एक है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, इसमें आपको 5 ईयर प्लान के अंदर में बताया गया कि कौन से 5 ईयर प्लान में क्या किया गया। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान हमारे देश में कब आया था? 1951 से 56। ठीक है, 5 ईयर प्लान कौन बनाता है? प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन बनाता था। प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग।
तो पहले 5 ईयर प्लान में हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्ड किया गया था टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स वर established. Consequently, production of food grains increased by 36% in a short span of 5 years. तो उस दौरान एक बूम आया था कि एकदम अचानक से एक बूम आया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान इसके अंदर में हमारा फोकस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर में था। किसके ऊपर में? इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। पहले 5 ईयर प्लान में किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में किसके ऊपर था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा मेजर एम था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। कम ऑन, क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। आपसे पूछा जाता है, सुनो मेरी बात, आपसे पूछा जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द थर्ड 5 ईयर प्लान। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द थर्ड। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? HYV सीड्स का यूज करके प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को बढ़ाना, दैट वाज क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर आया था फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसके अंदर में कुछ खास नहीं है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर में क्या किया गया था? एक पॉइंट आपको याद रखना है, ड्राई फार्मिंग वॉज प्रोपोगेटेड। बोले क्या? ड्राई फार्मिंग वॉज प्रोपोगेटेड। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, इसके अंदर में आपको याद रखना है कि इट एम्फेसाइज्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स, यूज ऑफ HYV सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर में फोकस किया गया था। किसमें? सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। सेवेंथ हटा दो, एट्थ हटा दो, उसके बाद नाइन्थ में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 वॉज framed. 10th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान। अच्छा, 11th 5 ईयर प्लान के बारे में भी आपको याद रखना है कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज क्या? इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में जानते हो क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब हर एक इंडस्ट्री का, हर एक सेक्टर का ग्रोथ करना इज कॉल्ड एज क्या? इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, इसके बाद आपको बताया गया है कि साल 2008 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आई थी। कौन सी योजना? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देखो था क्या, हमारे यहाँ का फार्मिंग सेक्टर उतना इंप्रूव नहीं किया आज तक। इसके पीछे कारण ये था कि गवर्नमेंट इसके ऊपर में खर्चा नहीं लगाती थी। गवर्नमेंट रोड बना रहा था, इंडस्ट्री बना था, लेकिन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में खर्च नहीं कर रहा था। एग्रीकल्चर में भी तो बहुत सी चीजें चाहिए होती है, उसके लिए भी आपको ड्रिप इरिगेशन आजकल चलता है, ढेर सारे तरीके चलते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन फैसिलिटी आपने प्रोवाइड नहीं किया और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वैसे आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ज्यादा खर्च नहीं किया। फाइनेंशियल ईयर 2008 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टू इनकरेज द स्टेट्स टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस। तो गवर्नमेंट का इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इन्होंने कौन सी योजना लॉन्च किया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और आखिरी 5 ईयर प्लान कौन सा था? साल 2012 से 2017। और उसके बाद इसको हटा दिया गया, और इसको हटाने के बाद क्या आ गया? नीति आयोग। और नीति आयोग का 5 ईयर प्लान नहीं बनाता। सुनिएगा बात को। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था आपसे पूछा जाता है, asked many times. First industrial policy came in the year 1948. बताओ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी केम इन द ईयर। हम लोग को 1956 याद रहता है क्योंकि 1956 वाला ज्यादा फेमस था, लेकिन पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 6 अप्रैल 1948 में आया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को 4 हिस्से में डिवाइड किया था, ठीक है। 4 हिस्से में इन्होंने इसको डिवाइड किया। पहला था स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, दूसरा बेसिक या की इंडस्ट्रीज, तीसरा कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, और चौथा अदर इंडस्ट्रीज।
वापस से 4 हिस्से में डिवाइड किया। पहला क्या, स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक मतलब जो एकदम इंपॉर्टेंट था और इसमें 100% कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखता था। दूसरा क्या था, बेसिक या की इंडस्ट्रीज, यानी एकदम जरूरी वाली। स्ट्रैटेजिक तो था एकदम भयंकर जरूरी, और ये थोड़ा कम लेकिन जरूरी। ठीक है, तो बेसिक या की, जैसे मान लो पावर जनरेशन हो गया, टेलीकॉम हो गया, तो ये था बेसिक की इंडस्ट्री। इसके अंदर में पब्लिक सेक्टर का ज्यादा कंट्रोल था। प्राइवेट सेक्टर जो पुरानी इंडस्ट्री थी, उन्होंने कहा पुराना तुमको बंद नहीं करेंगे लेकिन नया खुलने नहीं देंगे। तो वो सब किसके कंट्रोल में रह गया, किसके कंट्रोल में रह गया, सरकार। अल्टीमेटली सरकार था, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर भी थे। कौन से प्राइवेट सेक्टर थे, पुराने वाले, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी। हाँ, एक दो एग्जांपल याद होता है, हम लोग छोड़ते नहीं हो। तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में तीसरा क्लासिफिकेशन क्या था, इंपॉर्टेंट। अच्छा, सबसे पहला क्या था, स्ट्रैटेजिक। दूसरा की, तीसरा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था, कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, यानी इसमें प्राइवेट सेक्टर ही पैसा लगाएगा, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइसेंसिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट कौन रखेगा, गवर्नमेंट। और उसके बाद अदर था, खुलेआम बिजनेस करो तुम लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, कोई भी इसमें पैसा ऐसा लगाओ, हमको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। जैसे इसके अंदर में क्या क्या था, 3 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया था, आर्म्स एंड एमिनेशन, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट, इनिशियली बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ, अब सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवे आर 100% गवर्नमेंट सिक्योर। ठीक है, वो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, बट स्टिल डायरेक्टली इनटू रेलवेज, जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसमें उसमें नहीं है प्राइवेट सेक्टर। इट इज इन अदर थिंग्स, रेलवे बनाने में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब चीजें में। रेलवे ट्रांसपोर्ट के अंदर में वो एंगेज नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट जो होता है, जो आर्म्स एंड एमिनेशन है, उनके अंदर में कुछ परसेंटेज तक प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट है। 100% वो उन्होंने अपने पास अब नहीं रखा। ठीक है, बेसिक या की इंडस्ट्रीज में 6 इंडस्ट्रीज को रखा गया था, याद रखना है। बेसिक या की इंडस्ट्रीज में 6 इंडस्ट्रीज को रखा गया, कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस अपैरेटस। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, इसमें क्या क्या आ गया था, केमिकल, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, वुलन इंडस्ट्री। इनके अंदर में क्या होता था, ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर में रहते थे, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसका रहता था, गवर्नमेंट का। और फाइनली क्या थे, अदर इंडस्ट्री। अच्छा, इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1951। और फिर अगला आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर में तीन तीन लिस्ट बनाए गए थे, लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी। उसके बारे में यहां पे आपको दिया गया नहीं है, उसके बारे में आपको यहां पे दिया गया नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको लिखवा देते हैं। शेड्यूल 1, जिसमें 100% गवर्नमेंट ओनली, शेड्यूल 2 गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर, और शेड्यूल 3 वो स्पेसिफिकली किसके लिए था, प्राइवेट सेक्टर। तो देखो, जो 1948 में आया था ना, जो 1948 में आया था उसमें चार चार बाइफर्केशन में आया था, और जो 1956 में आया था उसमें 3 था।
ठीक है। अच्छा आगे, फिर 1991 में तो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स आए थे, इसके बारे में अगेन आपने पढ़ा होगा। हम क्योंकि कह रहे थे आपको आज केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फटाफट बताते हैं। अगला अपना एक टॉपिक है इसके अंदर में क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है बताओ। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम आपसे पूछेंगे और तुम लोग बताना कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। सिर्फ इतना करना, क्योंकि आपसे एक सवाल लेकर के पूछा सकता है कि ये बीओपी में इंक्लूड होगा नहीं होगा, या इसमें से कौन सा बीओपी में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। आपको आपके यूएस वाले अंकल ने $1000 का गिफ्ट भेजा। आपको आपके यूएस वाले अंकल ने $1000 का गिफ्ट भेजा। इंक्लूडेड यस, नॉट इंक्लूडेड नो, बोलो यस, नो, नो, नो। पीछे वाले भैया, पीछे वाले भैया, ओ भैया, नो। आंसर इज यस। हाँ, यूनिलिटरल बायलिटरल क्या भाड़ में। सुनिए, अगर मतलब बेइज्जती नहीं फील करेंगे, अगर मेरे पास विदेश से पैसा आया या विदेश में पैसा गया, विदेश से पैसा या विदेश में पैसा, चाहे पैसा आया या पैसा गया, इट विल बी इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सब, विदेश से पैसा आया या विदेश में पैसा गया, आपको यहां पे इंडिया वाले अंकल ने आपको 10,000 रुपए दिए, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड नहीं। गवर्नमेंट ने कहीं फॉरेन से बोरोइंग किया, अच्छा आपने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, होगा। लेकिन अगर हम कहें कि विद इन द टेरिटरी अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। लेकिन अगर कोई विदेश से आए, यहाँ पे खरीदारी करे, एक विदेशी आदमी आके यहाँ पे खरीदारी करता है, टूरिज्म, क्या हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है, क्योंकि वो विदेश से आएगा तो डॉलर लेके आएगा, अपनी करेंसी लेकर के आएगा ना, उसको यहाँ पे आकर के बेचेगा कि नहीं बेचेगा, तो उससे हमारी करेंसी को फायदा, यानी हमारे पास में फॉरेन करेंसी आती है। तो जब भी हमारे पास में फॉरेन करेंसी आए या हमारे पास से फॉरेन करेंसी जाए, जब भी हमारे पास में फॉरेन करेंसी आए या हमारे देश से फॉरेन करेंसी जाए, उसको कहां पे जोड़ेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, तुमने जा करके अपने फ्रेंड को, ठीक है, से फॉर एग्जांपल सिद्धि, जानवी, जायसवाल, तो सिद्धि ने जानवी को मान लो $100 गिफ्ट किया, तो ये बताओ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, गिवन द फैक्ट कि दोनों इंडिया छोड़ो हमारी क्लासरूम में बैठे हैं? इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड? हमारे देश में क्या डॉलर आया, हमारे देश से क्या डॉलर गया, तो क्या हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही है? तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तभी आता है जब हमारे देश में पैसा आए। हाँ, नो इंक्लूड, बिल्कुल सही, नॉट इंक्लूड, वेरी गुड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तभी आएगा जब हमारे देश में पैसा आए या हमारे देश से पैसा जाए। इट रिकॉर्ड्स, देखो क्या क्या शानदार डेफिनेशन है, वाह। देखो हमारा जो एग्जामिनेशन है ना, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड होता है। हम लोगों का एग्जाम ऐसा नहीं है कि हमको वो डेफिनेशन से ही काम चल जाएगा, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है, इसलिए हम आपको ये सब कुछ समझाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि इट रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इट रिकॉर्ड्स ऑल दी, यानी जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिटवीन, एंड इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। साल भर में कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। हमारे देश में क्या कोई बता सकता है बैलेंस पेमेंट कौन बनाता है?
इट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई ऑन क्वार्टरली बेसिस। हमारे देश में आरबीआई क्वार्टरली बेसिस पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को तैयार करती है। ब्लैंक स्पेस नहीं है, 122 पेज नंबर है, याद रखना। हाँ, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो हिस्से होते हैं। ये एक प्रकार का अकाउंट है या एक स्टेटमेंट है। इट इज एन अकाउंट और वी कैन से इट इज अ स्टेटमेंट। और इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट। क्या होता है? करेंट अकाउंट। और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है सुनिएगा ध्यान। इसके अंदर में आता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और यहां पे होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। क्या चीज बताइए? बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है? इट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल यानी फिजिकल गुड्स। जो गुड्स का बैलेंस होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। मान लो अगर हमने कुछ गुड्स यहां से एक्सपोर्ट किए तो प्लस, और यहां पे इंपोर्ट किए तो माइनस। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है बैलेंस ऑफ सर्विसेज, मतलब इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और एक होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के अंदर में यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर, है ना? यूनिलेटरल ट्रांसफर वैसे भाड़ में नहीं जाता, ऐसे आता है ये। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर। अब सुनो, बैलेंस ऑफ विजिबल इसको कहते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, बताओ क्या? बैलेंस ऑफ विजिबल। क्योंकि ये मेरे को आते जाते हुए दिखाई देगा ना, एक्सपोर्ट हो रहा है इंपोर्ट हो रहा है, ये दिखाई देगा, तो ये है बैलेंस ऑफ विजिबल। और दूसरा वाला क्या है बताइए? बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो एक हो गया बैलेंस ऑफ विजिबल, एक हो गया बैलेंस ऑफ इनविजिबल। ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, इसमें सर्विसेज हो गए। अच्छा, सर्विसेज भी तो एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, ऑडिटिंग सर्विसेज, बीओपी सर्विसेज। और ये हो गया यूनिलेटरल, गिफ्ट वगैरह आया गया तो वो भी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स विदेश से लेना देना, एफडीआई, एफआईआई। एफआईआई माने समझते हो? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी कॉल्ड एज क्या? एफआईआई। और एफडीआई माने बताओ? एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो विदेश से इन्वेस्टमेंट आया या विदेश में हम इन्वेस्टमेंट किए तो ये कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट। विदेश से बोरोइंग किए
तो कैपिटल अकाउंट, या एनआरआई अकाउंट वगैरह। कोई एनआरआई अगर हमारे देश में अगर अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो बताओ ये सब भी कहां जाएगा, कैपिटल। तो एफडीआई, एफआईआई, एफआईआई माने फॉरेन। अच्छा सर ये क्या होता है, ये बताओ, तुम भी विदेश में पैसा लगा सकते हो क्या, तुम इंस्टीट्यूशन हो क्या। सर इंस्टीट्यूशन नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं, बड़ी मुश्किल से वो भी है, इंडिविजुअल हैं। मतलब जब इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में हमारी बारी आएगी तो फिर उसमें हमारा सबसे सबसे लोएस्ट वाला हम लोगों को रैंक असाइन किया जाएगा, सबसे छोटा वाला इन्वेस्टर, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। तो क्या है आप लोग, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, छोटा छुटपुट वाला इन्वेस्टर, है ना, वो जो बस खाली डमी अकाउंट से बैठ के ट्रेडिंग करता है। बेइज्जती करने की बारी है तो फिर हम पूरा उसका, तुम लोग ऐसे बेइज्जती फील मत करो। हाँ नहीं, वो फील करने के लिए सबसे पहली बात इज्जत होनी चाहिए, उसकी भी कमी है। तो एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दीदी, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये बताओ, लेकिन अगर कोई, हम भी नहीं, ऐसा बात है, हम भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में नहीं आएंगे। क्यों सर, इसमें कौन आता है, इसमें आती हैं आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी, फाइनेंस कंपनी, बैंक, ये सब किस में आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अगर आम जनता लगाए पैसा तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है। और कोई इंस्टीट्यूशन लगाए तो बाहर का अगर कोई विदेशी इंस्टीट्यूशन लगा रहा है तो एफआईआई। सर एफडीआई क्या होता है, जब कंट्रोल और ओनरशिप, बोलो क्या, ये बताओ, हमने एप्पल का शेयर खरीदा है, ठीक है, एप्पल छोड़ो, हमने टेस्ला का शेयर खरीदा है, ठीक है। अब तुम लोग को क्या लगता है, अगर टेस्ला का एक तो शेयर खरीद लिए तो ऐसा थोड़ी है कि एलॉन मस्क से जा करके कहेंगे कि वो ट्विटर के सीईओ को क्यों निकाले हो, गलत बात किए ना। तो ये ऐसे करके, कौन है सीईओ ट्विटर का जिसको निकाल दिया गया, हाँ, पलाश, पराग अग्रवाल, he was the CEO of Twitter and he studied from IIT, somewhere from IIT, any of the IIT, I'm not very sure of. So okay, anyways, so बेसिकली ये भी आप अपने करंट अफेयर्स में आपसे पूछा सकते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट हाँ ये बताओ, आई वाज आस्किंग कि अगर तुमने एक तो शेयर खरीद लिया तो कल को जाकर के एलॉन मस्क के साथ में तुम भी अपनी स्ट्रैटेजी मेकिंग कर रहे होगे। स्पेस एक्स को ऐसा करते हैं ना, अब से हम लोग एक ऐसा सैटेलाइट बनाते हैं एलॉन मस्क कि मार्स की तरफ नहीं, उसको अब एक बार जुपिटर लेकर के चलो, मजा आएगा। ऐसा तो कर नहीं सकते ना हमने। अच्छा ओनरशिप हमारी है, एक तो शेयर खरीद लिए तो क्या हम उसके ओनर बन जाते हैं, हाँ हाँ ओनर बन जाएंगे। आप उसके 0.00001% के ओनर बनेंगे, ठीक है, 0.0001। तो इतने इतने हिस्से के आप ओनर बनेंगे। लेकिन क्या कंट्रोल आएगी तुम्हारे हाथ में, नहीं साहब, कंट्रोल तो तब आएगी ना जब कम से कम 20%, 30%, 50% ले ले। जैसे इलॉन मस्क को ट्विटर की ओनरशिप के साथ साथ में कंट्रोल चाहिए था, तो उसने फिर 50% खरीद ली, 51%, 50% ज्यादा खरीद लिया। तो बेसिकली ओनरशिप और कंट्रोल, इसका मतलब अगर कोई विदेशी, सुनो, अगर कोई विदेशी यूनिट, आपसे ये एक्चुअली पूछा जाता है एमसीक्यू में, एफडीआई कब होगा, जब ओनरशिप और कंट्रोल दोनों दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है, सुन लो ध्यान से, मान लो अगर कोई विदेशी यूनिट आकर के यहां पे 20% इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन कंपनी ने इंडिया की कंपनी में 10% खरीदा, तो क्या उसे एफडीआई नाम देंगे, नहीं। एफडीआई नाम कब देंगे, एफडीआई तब नाम देंगे जब वो 50% से ज्यादा कर ले, यानी वो ओनरशिप भी ले ले और
कंट्रोल। और अगर थोड़ा बहुत पैसा बस खाली लगा रहा है और कोई विदेशी बड़ी यूनिट है तो उसे हम कहेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और सर अगर कोई विदेशी छोटा यूनिट है तो, यानी अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर, हम एज एन इंडिविजुअल फॉरेन में अगर पैसा लगाएं तो हमने एफडीआई तो किया नहीं, हम इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हमने एफआईआई भी नहीं किया, तो हमें क्या नाम दिया जाएगा? कोई नाम नहीं दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या नाम दिया जाएगा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि सब जगह पे पैसा लगा रहा है तो वहां पे भी उसने पैसा लगा दिया। समझ गए? ये तीनों शब्द आपकी बुक में लिखे हुए हैं ना, ये आपको तीनों समझने। अब सुनो, ये आया आपको, बैलेंस ऑफ ट्रेड माने क्या? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ इनविजिबल माने क्या? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यूनिलेटरल माने क्या? गिफ्ट ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड। अच्छा, करेंट अकाउंट में तब आता है व्हेन इट डज नॉट अफेक्ट असेट एंड लायबिलिटी। बोलिए क्या? डज नॉट अफेक्ट असेट एंड लायबिलिटी। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कब आता है? व्हेन इट अफेक्ट्स द असेट्स एंड लायबिलिटीज। जब वो असेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है तब वो कहां आएगा? कैपिटल अकाउंट। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज स्टूडेंट्स, अभी अभी मॉक एग्जाम की तारीख को अनाउंस किया गया है जो कि 9 तारीख को है, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, किसी भी अफवाहों पर नहीं जाएंगे 10 तारीख के। ठीक है, 10 तारीख की अफवाहों पर नहीं जाएंगे, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और 9 तारीख को कितने बजे से? एक मैडम का 9 तारीख को 1 बजे से 3 बजे तक है। बाकी आपके मॉक एग्जाम आप बेसिकली दिन भर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी आपके पास समय मौजूद रहता है, लेकिन मॉक एग्जामिनेशंस आपके एडमिट कार्ड के अनुसार देना मैंडेटरी है। 9 तारीख को मॉक एग्जाम की तारीख अनाउंस कर दिया गया है। आपके पास में आपके जो मेल आया होगा उसके अंदर में आपको रोल नंबर भी दिखाई देगा और सॉरी आपका एडमिट कार्ड का वो पासवर्ड होगा और एक लॉगिन आईडी होगी। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दोनों शेयर किया गया होगा। और एसईबी लाइट सॉफ्टवेयर है, एसईबी लाइट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इसको अपीयर करेंगे। तो प्लीज तैयार रहिएगा अपने मॉक एग्जाम के लिए। ओके ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक। लिसन केयरफुली। कंट्रोल और ओनरशिप दोनों चला जाए तो एफडीए। अच्छा ओके, आगे सुनो। अगर सर ये अकाउंट है तो इसका डेबिट क्रेडिट होता है क्या? हाँ, इसमें डेबिट क्रेडिट होता है। पूछेगा आपसे, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब तुम सुन लो मेरी बात। एक होता है डेबिट, एक होता है पैसा गया तो डेबिट और आया तो क्रेडिट। गया तो डेबिट, आया तो डेबिट व्हाट? यहां पे डेबिट व्हाट बोल सर, वो पीएल वाला कॉन्सेप्ट है। खर्चा है, जा रहा है पैसा, पैसा जा रहा है तो डेबिट, पैसा आएगा तो, पैसा गया तो, पैसा आया तो। इतना नहीं सोचे कि बैंक जो है वो उल्टा रिकॉर्ड करता है, ये सारी चीजें। सुनो मेरी बात, एवरीबडी प्लीज फोकस। अब तुमको बताना है कि कहां जाएगा। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। एवरीबडी कम ऑन, 4 ऑप्शन है आपके पास, पूछेगा आपके एग्जाम में। डेबिट ऑफ करेंट, क्रेडिट ऑफ
करेंट, डेबिट ऑफ कैपिटल, क्रेडिट ऑफ कैपिटल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, एफडीआई फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से अब्रॉड से पैसा आ रहा है। पहले बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो क्रेडिट। कहां पे? कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट साइड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अरे गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो क्रेडिट। किसका क्रेडिट? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। समझे कि नहीं समझे? ये बताओ, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, क्रेडिट करंट अकाउंट का, ठीक है। ये बताइए, लोन रिपेड, लोन है तो कैपिटल, और इसका कहां पे? डेबिट साइड। समझ गए? लोन टेकन फ्रॉम अब्रॉड, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट का। समझ गए? ओके जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्रेडिट करंट किए, सही आपने जवाब दिया, ऑलमोस्ट सही। इन द लाइफ चार्ट स्टूडेंट्स, नेहा, रिया, आप लोग बताइए, आप लोग को आ रहा है क्या? तुम लोग को आया? ओ भाई लाइव चैट वालों, अब सुनो आखिरी टॉपिक। दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होता है एकोमोडेटिंग और एक होता है ऑटोनॉमस। एक होता है एकोमोडेटिंग और एक होता है ऑटोनॉमस। अकोमोडेटिंग माने क्या? एकोमोडेटिंग माने क्या? ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए किए जाते हैं। बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट या सरप्लस को, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट या सरप्लस को एडजस्ट करने के लिए किए गए ट्रांजैक्शंस को कहते हैं एकोमोडेटिंग। बताओ, कैश बुक बनाते हैं तो हमेशा टैली करता है कि नहीं करता है? बैलेंस होता है। वैसे ही करके एक तरीके का अकाउंट है, लास्ट में बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर पैसा आया ज्यादा तो आरबीआई अपने पास रिजर्व रख लेगा, और अगर पैसा गया ज्यादा तो कहां से गया होगा? आरबीआई के पास से गया होगा। तो अगर ज्यादा आया है तो आरबीआई का रिजर्व इंक्रीज कर जाएगा, और ज्यादा गया है तो आरबीआई का उतने से रिजर्व डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन अंत में वो बैलेंस कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो अगर अकोमोडेटिंग है, इसका मतलब आरबीआई का रिजर्व या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। इंक्रीज कब करेगा? जब हमारा सरप्लस बीओपी होता है। सरप्लस बीओपी माने, सरप्लस बीओपी माने आया ज्यादा गया कम, और आरबीआई का रिजर्व डिक्रीज करेगा अगर हमारे पास में क्या हो? डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एकोमोडेटिंग किस लिए किया जाता है? ताकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट कर सकें। ऑटोनोमस किस लिए किया जाता है? किसी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से, यानी अपने सेल्फ ऑब्जेक्टिव से। अपने सेल्फ ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, मेनली इस चैप्टर के अंदर में इतनी बात है। ऑटोनोमस मतलब जो कि आप खुद से कर रहे हैं बिना किसी इस ऑब्जेक्टिव के कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करें। ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आम जनता करती है, लेकिन अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शंस आरबीआई करता है। इसे हम लोग ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली अधिकतर जो आपके सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या होते हैं? ऑटोनोमस। लेकिन जो लास्ट में करते हैं बैलेंसिंग फिगर के रूप में, उसको क्या कहते हैं? जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में करते हैं उसे क्या कहते हैं? अकोमोडेटिव।
यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, बाकी सारी चीजें करना, ये सब क्या है? ऑटोनोमस। लेकिन लास्ट में जब आरबीआई अपने रिजर्व को बढ़ाता है या घटाता है तो उसे क्या कहते हैं? अकोमोडेटिंग। इज दिस क्लियर एवरीबडी? बोलिए क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग इस सेशन को अब यहीं पर एंड कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी लाइव हैं एक बार साथ में कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है? हम आपके साथ में और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अब सुनिए मेरी बात।